हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। और जितने भी लोगों को मुझे कमेंट्स आ रहे थे ट्यूशन्स के रिगार्डिंग या कोचिंग जो भी आप कह सकते हैं उसको, आप उसके लिए मुझे मेल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी एंड मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मिल जाएगा। और जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए, आप मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ डाली हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको कम्युनिटी में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का, उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करती है। इट्स जस्ट अ सिंपल ओवरव्यू। प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। मैंने खाली फ्लो चार्ट्स और हेडिंग्स के शॉर्ट में बता दिया है, बाकी मैं आपको समझाऊंगी। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमें पता है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो दो लोगों के बीच में बनता है। इसमें दो पार्टीज होती हैं। हम डेली कोई भी काम करते हैं या कुछ भी, हम हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमने ये चीज़ बोली, मैंने जाके शॉपकीपर को बोला कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट का बैरक चाहिए, तो ये मैंने उसे बोला कि मुझे चाहिए, उसके बदले में मैं उसे पैसे दूंगी कॉन्ट्रैक्ट बैरक के जो भी है, और उसके बाद वो मुझे बैरक दे देगा। ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि लॉ क्या होता है। लॉ एक सिंपल एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें बताता है कि भाई एक सिविलाइज सोसाइटी में हमें अगर रहना है तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और बाकी अगर हम जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और हम उन्हें करते हैं तो फिर उसके लिए हमारे लिए पनिशमेंट्स बताई गई हैं, हमें वो पनिशमेंट्स दी जाती हैं। बट लॉ इज़ अ सिंपल सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स अ बिहेवियर्स एंड रिलेटिंग इट इन अ सिविलाइज सोसाइटी। सिंपल सी बात है। हमने जब टॉट पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, तो हमने पढ़ा था राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम का कॉन्सेप्ट। टॉट क्या होता था? टॉट होता था राइट इन रैम, जो हमें हर किसी इंसान के बदले में अगर कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी है ऐसा, तो हमें अगेंस्ट सबके अगेंस्ट में राइट्स देता था। बट कॉन्ट्रैक्ट एट राइट इन पर्सोनम होता है क्योंकि जिस इंसान के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, या तो वो ही सू कर सकता है या हम उसे सू कर सकते हैं। बस दो ही पार्टीज है जिनके पास एक दूसरे के अगेंस्ट में राइट्स हैं, और ये लोग एक दूसरे को सू कर सकते हैं, दैट इज सूट फाइल कर सकते हैं जाके कोर्ट में। बाकी किसी को कोई और हम उनके बिहाफ पे जाके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। मेरे साथ किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, किसी ने कुछ, मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने मेरे साथ गलत करा है, तो मेरी फ्रेंड जाके कॉन्ट्रैक्ट उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के लिए जाके सूट फाइल नहीं कर सकती। सूट फाइल होगा तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, या द अदर पार्टी, मैं गलत कर रही हूँ तो वो कर सकता है, और अगर वो गलत कर रहा है तो मैं कर सकती हूँ। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, दैट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक ये जाता है, जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज थर्ड सेमेस्टर में। उसके बाद स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट आता है। वो आप सब जाके फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे विद द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह होगा आपके साथ। बट यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर्स, हम बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी होंगी, कैसे हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कैसे कैसे या कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इन पर एप्लीकेबल होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा नाम है, इसको जाना जाता है जो सेक्शन 1, किसी भी आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे हमेशा जो सेक्शन 1 होता है वो टाइटल बताता है, एप्लीकेबिलिटी बताता है कि भाई कहाँ तक ये इसका एक्सटेंशन है, कहाँ तक ये किस टेरिटोरियल एक्सटेंट तक ये एक्ट जो है एप्लीकेबल है। तो इस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट सेप्टेम्बर 1872 को ये कमेंस हुई थी एंड तब से ये एक्टिव है, ये आज भी हमारे यहाँ चल रही है। तो हमें चीज़ पता है कि जब भी कोई चीज़ होती है, हर चीज़ की डेफिनेशंस दी होती हैं, कुछ ना कुछ डिफाइन करते हैं। तो ये जो दो डेफिनेशन है, ये नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है अगर मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर। बट हो सकता है कि जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकते हैं, तो वो बोल सकता है कि कोई भी दो डेफिनेशन दीजिए आप, या तीन डेफिनेशन जो भी है कि कॉन्ट्रैक्ट की हमें डेफिनेशन चाहिए। तो पहली डेफिनेशन जो मैंने यहाँ दी है वो है पुलॉक की, एंड द सेकेंड इज ऑफ सैलमन। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी प्रॉमिस जो ऐसा है कि लीगल है, कोर्ट उसको परमिशन देते हैं, उसको एनफोर्स करते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये बात कही है पुलॉक ने। अब हम बात करते हैं सैलमन ने क्या किया। देखो, सैलमन जब जब सैलमन डेफिनेशन देते हैं तो सैलमन की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, कहीं पे भी आप सुनेंगे अगर 3 या 4 लोगों की डेफिनेशन है तो कोशिश करें कि सैलमन वाली याद करके जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और सबसे अच्छी डेफिनेशन में से एक मानी जाती है फिर वो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो अगर मैं किसी सामने वाले इंसान से गाड़ी खरीद रही हूँ,
तो मेरा क्या काम है, उस गाड़ी के बदले में उसको पैसे देना, जो भी रकम तय हुई है, और सामने वाले का काम है वो गाड़ी, जैसे ही उसको पैसे मिल जाएंगे वो मुझे गाड़ी दे देगा। तो ये दो चीज़ें क्या हो गई, ये ऑब्लिगेशंस हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली कुछ ऑब्लिगेशंस बताता है, कुछ ड्यूटीज़ बताता है दो पार्टीज़ के बीच में, कि ए का ये काम है, बी का ये काम है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो ये काम करने हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये बात कही थी सैलमन ने। अब हम बात करते हैं जो एक्ट में, यानी कि जो बैरेक्ट में क्या डेफिनेशंस दी हैं, किस किस सेक्शन में दी गई हैं। तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन का सेक्शन है। ये बताता है कि जो भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स यूज़ होंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वो सब के सब यहाँ डिफाइंड है। और ये चीज़ कहता है कि यहाँ भी जो भी डेफिनेशन दी गई हैं उनको इसी सेंस में पूरी एक्ट में ऐसे ही माना जाना चाहिए। सबसे पहली बात होती है प्रपोजल यानी या ऑफर, जो कि सेक्शन 2 और सब क्लॉज ए बात करता है। ऑफर क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कार जो मेरे पास, चलो मेरे पास होंडा सिटी कार है सपोज, एंड मुझे वो कार बेचनी है, तो मैंने जाके बी एक बंदा है उसको जाके ये चीज़ बोली कि मुझे अपनी कार बेचनी है, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये बात कह दूं कि मुझे अपनी कार बेचनी है, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है, उसको आप ऑफर या प्रपोजल नहीं मानेंगे अनटिल एंड अनलेस आई से कि क्या तुम खरीदोगे। जब मैंने ये स्टेटमेंट आगे ऐड करी है, ये लाइन आगे ऐड करी है, तभी वो जाके एक ऑफर बनता है कि हाँ क्या तुम, मैं जो कार बेचना चाहती हूँ, मेरे पास होंडा सिटी कार है, क्या तुम खरीदोगे, ये एक ऑफर है। तो सबसे पहले मैंने जाके एक ऑफर दिया है, मैंने ये चीज़ बोली है कि भैया मुझे मेरी ये चीज़ बेचनी है, एक सामान है मुझे बेचना है, क्या आप खरीदोगे। तो ऑफर को कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 2A। उसके बाद जब मैंने एक बी बंदे को ऑफर दे दिया था गाड़ी खरीदने का, द मोमेंट वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी भी तरीके से अगर मुझे ये चीज़ बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीद लूँगा, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। जब मैंने सामने वाले को कोई ऑफर दिया था कि भैया तुम ये चीज़ कर दोगे काम, या तुम जो गाड़ी खरीद बेचना चाहती हो तुम खरीद लोगे क्या, जैसे ही उस बंदे ने हामी भरी, हाँ बोला, तो वहीं पे तो तुरंत ही वो एक्सेप्टेंस हो जाती है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आते हैं, जब मैंने किसी को प्रपोजल दिया, सामने वाले ने उसके लिए हामी भर दी, तो उनके बीच में एक प्रॉमिस बन जाता है, जिसकी बात भी सेक्शन 2 भी ही करता है। दोनों के बीच में प्रॉमिस बन जाता है कि हाँ यार अब मैं जो हूँ अपनी कार बेचूंगी, और बी जो बंदा है वो मेरी कार खरीदेगा, तो ये हमारे बीच में एक प्रॉमिस हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है। सेक्शन 2 से इसकी बात करता है। प्रॉमिसर वो बंदा होता है जो ऑफर लेके आया था, जिसने ऑफर दिया था, ऑफरर, जिस बंदे ने ऑफर दिया था वो प्रॉमिसर होता है, जिसने एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिसी होता है। कंसिडरेशन, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो लैटिन अगर मैगजीन्स या टर्म्स याद कर सकते हो तो प्लीज़ लिख के आ जाना, हाईलाइट करके ब्लैक पेन से, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। कंसिडरेशन का मतलब होता है, अब देखो कोई भी इंसान किसी के लिए, अगर मैं अपनी कार बेच रही हूँ या मैं बुक बेच रही हूँ, चैरिटी नहीं करनी है मुझे, तो मैं उसके बदले में कोई चीज़ लूँगी। एंड स्पेशली जब हम ये, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो यहाँ पे मोनेटरी फॉर्म में होता है, दैट इज़ मनी की फॉर्म में। अगर हम किसी इंसान से कोई चीज़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम उसके रिटर्न में कुछ करते हैं। अगर मैं एक सर्टेन कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, तो इन रिटर्न वो मुझे पैसा दे रहे हैं, वो मुझे सैलरी दे रहे हैं हर महीने, तो दैट्स द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और इसकी लैटिन मैक्सिम है क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। और ये कहा जाता है और ये माना गया है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है, तो वो कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अदरवाइज वो एक चैरिटी हो जाएगी, चैरिटी या हेल्प हो जाएगी। चैरिटी और हेल्प को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। उनमें अगर कोई इंसान फ्री में आपके लिए कोई काम कर रहा है, तो उसमें आगे जाके और ज़्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं बढ़ाओगे ना, उसके लिए और ज़्यादा ड्यूटी नहीं बढ़ाओगे। पहले एक बंदा आपके लिए कोई चीज़ फ्री में कर रहा है, उसके बाद उसमें जाके इसको ये और बोलो तू ये भी काम कर दे, तू वो भी काम कर दे, तो दैट्स रॉन्ग। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। अच्छा आपने किसी को कोई अच्छी चीज़ दी है, उसके बदले आपने चीज़ बोला यार तू मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे फ़ोन दिलाऊंगा, आपने उसको फ़ोन दिला दिया। तो ये सारी चीज़ें पर कुछ ना कुछ होना चाहिए रिटर्न में। ठीक है, सेक्शन 2E बात करता है एग्रीमेंट की। जब भी कोई प्रॉमिस जाता है, कोई ऑफर जाता है, प्रपोजल जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है,
तो वो एक प्रॉमिस बनता है। जब उस प्रॉमिस में ये चीज़ ऐड हो जाती है समथिंग इन रिटर्न, जब उस प्रॉमिस में एक कंसिडरेशन आ जाता है तो वहाँ पर वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। पहले क्या था, ऑफर गया, ऑफर को क्या करा गया, एक्सेप्ट, उन दोनों से चीज़ बनी प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में कोई चीज़ ऐड कर दी कि भैया तू मेरे लिए काम कर दे तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा या ये चीज़ इन रिटर्न दूंगा, जब कोई चीज़ इन रिटर्न आ गई, कंसिडरेशन आ गया, तो वो एक एग्रीमेंट बन गया। और जब एग्रीमेंट एक लीगल बात का बना, जब ऐसी चीज़ का एग्रीमेंट बना जिसको हमारे कोर्ट्स अप्रूव करते हैं, कोर्ट्स बोलते हैं कि हाँ इस चीज़ में अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम बैठे हैं, तुम्हें रेमेडी देंगे, हम तुम्हारे बचाएंगे, तुम्हारे जो लॉसेस हो रहे हैं हम उनको कंपनसेट करने के लिए जजमेंट्स दे सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो उस टाइम पे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जब वो इन्फोर्सेबल हो जाता है बाय लॉ, वो लीगल हो जाता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, वो हमेशा ही वॉइड होते हैं। मतलब जो चीज़ अपने आप में गलत है, अगर कोई चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ या इलीगल है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। एक एग्रीमेंट जब तक वो इलीगल एग्रीमेंट था तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वही चीज़ बनती है जो कि लीगल होती है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है। अगर कोई चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगी कभी भी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गए बट स्टिल डे वन से गलत हैं, जिनकी कोई। सेक्शन 2 बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में इन्फोर्सेबल हैं बट बाद में हो सकता है कि वो अनइन्फोर्सेबल हो जाए या बाय लॉ गलत चीज़ हो जाए। आज मैंने एक इंसान के साथ, सपोज सी के साथ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 100 कार्टन ऑफ सिगरेट एक्सपोर्ट करके दोगे और मैं आगे यहाँ सप्लाई करूँगी। अभी हमारे हमारे स्टेट में कोई ऐसा रूल नहीं है जो सिगरेट्स को बैन करता है। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बट कल को क्या होता है, सरकार एक नया कानून पास कर देती है कि भैया जो भी सिगरेट्स में डील करेगा आज के बाद हम उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे और उसके ऊपर हम फाइन लगा देंगे और ये चीज़ इलीगल मानी जाएगी आज से सिगरेट का बिजनेस करना। अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्टिंग में तो करेक्ट था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, बट बीच में ही वो गलत हो गया तो अब वो वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि वो शुरुआत से गलत नहीं था बट वो अब गलत हो गया तो अब हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि भैया कल को अगर कुछ हो गया तो गलत, तो हम एटलीस्ट कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से हेल्प मांग सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी जो कंडीशन जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। पहला है प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आप हवा हवा में बात नहीं करती ना, आप अगर आप चाहते हो कि मुझे अगर अपनी कार बेचनी है तो मैं एक प्रॉपर तरीके से तमीज़ से जाके सामने वाले को ऑफर दूंगी, प्रपोजल दूंगी कि आप प्लीज़ मैं ये चीज़ खरीद बेचना चाह रही हूँ, तुम खरीद लोगे, तुम खरीद नहीं पा रहे हो तो हो सकता है अपने किसी फ्रेंड को कन्वे कर दो, ये बात शेयर कर दो, कोई और खरीद ले, बिकवा दो मेरी कार। ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से प्रपोजल होना चाहिए। और अगर आपको किसी से कोई सामान खरीदना है या आप कोई चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट करना तो आप प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेप्टेंस दो कि हाँ मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। ठीक है। और आप दोनों का इंटेंशन देखो, कोई इंसान है वो एक कोई भी हुआ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करना चाहता कि भैया जिसमें कल को जाके कोर्ट अगर कुछ गलत भी हो जाए तो कोर्ट तक उसकी मदद नहीं करेगा। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना चाहता। तो पहली इंटेंशन जब आप ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो हमेशा ये चीज़ सोचो कि हाँ यार एक लीगल रिलेशनशिप बनना चाहिए, एक लीगल बात होनी चाहिए। अब आप कॉन्ट्रैक्ट ये करो कि यार मैम ने अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाया, मैम ने लेट वीडियो बनाई थी, चलो मैम का मर्डर कर देते हैं, तो ये तो बात ही इलीगल हो गई, क्योंकि मर्डर करना तो मतलब आईपीसी तो उसको क्राइम बताती है ना, आईपीसी के अकॉर्डिंग वो ऑफेंस है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस लिख सकते हैं। आई होप आप सबको आता होगा, अदरवाइज मैं बता दूं, लेकिन वो केस काफ़ी लंबा हो जाते हैं आप बताने के लिए। जो कंसिडरेशन होना चाहिए दैट इज समथिंग इन रिटर्न, वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब मैं किसी के साथ कॉन्टैक्ट करके उसको बोल दूँ कि यार मैं तुझे ना 15,000 रुपये दूंगी और मैं जाके उसको 500 के पुराने वाले नोट दे दूँ या 1,000 रुपये वाले नोट दे दूँ जो अब बंद हो गए, तो वो तो इलीगल नोट्स है ना, वो चलते नहीं है। तो अगर आप किसी इंसान से कोई चीज़ बदले में उसको दे रहे हो तो वो एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल चीज़ होनी चाहिए। आपने सिर्फ बदले में किसी को एटॉमिक बॉम्ब बनाने का मटेरियल दे दिया, ये थोड़ी दे सकते हैं हम, तो ये चीज़ इलीगल नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप इन कंसिडरेशन दो वो लॉफुल होनी चाहिए। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन, कौन कौन इंसान कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।
सेक्शन 11 ये बात करता है कि भाई कौन कौन इंसान ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले एक आदमी होना चाहिए मेजर, यानी कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए। अगर वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र का नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेकंड, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई चीज़ समझ सकता है या वो चीज़ कोई काम कर सकता है, या वो सेन होना चाहिए, इनसेन पर्सन नहीं होना चाहिए, इडियट मेंटल डिसऑर्डर वाला इंसान नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट से भाई एक आदमी है दिन के 4 घंटे तो वो ठीक रहता है, बाकी क्या वो 20 घंटे पागल रहता है, तो अगर आप उस 4 घंटे के बीच में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऑब्लिगेशंस होंगी उसके लिए। बट अगर आप बाकी के 20 घंटे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो ऐसे इंटरवल्स होते हैं जिसमें कि एक आदमी ठीक है और उसमें एक आदमी फिर ठीक नहीं है, इन्हें हम लूसिड इंटरवल्स कहते हैं। 4 नंबर में छोटी छोटी टर्म्स हैं आ जाती हैं। या ऐसा इंसान भाई जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, जिसको इंसान को लॉ ने बैन ना करा हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। रोड बनाने का ठेका दिया था एक आदमी को, ठीक है, रोड बना दी, 55 लाख का बजट दिया गया था, उस आदमी ने 5 लाख रुपए रोड बनाने में लगाए, 50 लाख रुपए खा गया। 2 महीने वो रोड नहीं चली। जो भाई आज पास में उठ के एक आदमी ने क्या किया, उठ के केस कर दिया उसके अगेंस्ट कि भैया फलाने आदमी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ठेका दिया गया था इसको बनाने का, उसने ऐसी रोड बनाई कि 2 महीने नहीं चली है। तो कोर्ट ने क्या किया, उस जो भी वो रोड बनाने वाला बिल्ड को जो भी कहते हैं उसको, उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया। अब एक बंदे का अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो काम नहीं कर सकता है। अगर एक किसी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सर्जरीज नहीं कर सकता, अगर किसी इंसान डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। बट अगर ऐसे इंसान के साथ आप जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कानून यानी कि कोर्ट्स लॉ आपकी कोई मदद नहीं करेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। कि भैया हमने तो पहले डिस्क्वालीफाई कर रखा है आदमी को, हमने तो पहले ही मना कर रखा है इस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, अब तुमने करा है तो वो वाला हाल है, तुम भुगतो अपने आप। चौथा इंसान, आप किसी एलियन एनिमी या आप ऐसी किसी कंट्री के आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसके साथ हम प्रेजेंटली एट वॉर हैं। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि मीन वाला किसी पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो इलीगल हो जाएगा। बट एट द टाइम कि जब हमारा जो ऑफिशियल ये चीज़ हो जाए कि हाँ हमारी जो दो कंट्रीज़ हैं वो प्रेजेंटली वॉर में है। लाइक 99 कारगिल के टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्लियरली आके न्यूज़ में चीज़ बोली थी कि वी आर एट वॉर विथ पाकिस्तान। हम क्लियरली वॉर में हैं फिलहाल पाकिस्तान के साथ। तो उस इंटरवल्स में जब तक वो वॉर चल रहा है, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी या ऐसी किसी कंट्री के साथ जिसके साथ हम वॉर में हैं, कोई और भी हो सकती है, चाइना भी हो सकती है, तो उनके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट ये बात करता है कंसेंट की। कंसेंसस एड आइडियम दैट इज समथिंग इन सेम सेंस। हमें किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें उसका फ्री कंसेंट चाहिए। हम कोई दबाव में मिस रिप्रेजेंटेशन से ऐसे करके हम सामने वाले का कंसेंट नहीं ले सकते। उसने सेम सेंस में सेम चीज़ के लिए सेम टाइम पे हामी भरनी चाहिए उसको, तो ही हम उसकी कंसेंट मानेंगे। और वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि उसने भी अपने पूरे होशो हवास में सोच समझ के हाँ बोला है कि मैं ये काम कर दूंगा, उसके बाद वो काम करने को तैयार भी है। फिफ्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट। हमारा जो मकसद है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का वो लॉफुल होना चाहिए। हमारा ये किसी के साथ कोई ऐसा इलीगल एक्ट करने का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट, मैं वही बात कहूँगी, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि जाके मैम को मार देते हैं कि मैम ने कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं बनाया, तो दैट इज़ इलीगल। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट था मार देने वाला, मर्डर कर देने वाला, ये लीगल नहीं है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपने अपने दोस्त के साथ करा कि शाम को 5 बजे मैम यहाँ से निकलती है तो यहीं पे गाड़ी से उड़ा देंगे मैम को। आप तो पहुंच गए वहाँ तैयार हो गए भाई 4:45 पे कि मैम का आज एक्सीडेंट कर देना मैम का, आपका दोस्त पहुंचा नहीं वहाँ पर, तो आप नेक्स्ट जाके कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते ना सूट के हम तो मैम को मारने वाला हमारा प्लान था, ये हम पहुंचा ही नहीं मैम का वहाँ एक्सीडेंट करने के लिए। तो कोर्ट आपको उल्टी पकड़ के वहीं बैठा लेगी, तू पहले यहाँ आओ, तू जेल में बैठ, तो तुम बाद में बात करेंगे। तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपने किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ये कर लिया कि मैं ना यार देख मैं ये चिराग लेके आया हूँ, अब इसको घिसेंगे तो इसमें से जी नहीं निकलेगा। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। वो आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट करो कि यार मैं जादू से ना ट्रेजर निकाल दूंगा, मैं मैजिक करूँगा ट्रेजर आ जाएगा, खजाना आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें गलत है और ये हो ही नहीं सकती।
तो हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ सामने वाला उसको कर सके, परफॉर्म कर पाए, वो जो ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो कंप्लीट हो पाए। उसके बाद है द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट आर सर्टेन और आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मैंने कंपनी में फ़ोन किया वो ऑयल्स में डील करने की, मैंने कि ये मेरा एड्रेस है, 100 टन तेल मेरे यहाँ भेज दो, ऑयल भेज दो। मैंने उसको ये नहीं बोला भैया मुझे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, रिफाइंड ऑयल चाहिए, मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सनफ्लावर, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने खाली बोला 100 टन ऑफ ऑयल भेज दो। उन्होंने बोला, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि मैंने ऑयल का नाम नहीं बताया, कह रहे ओके। 3-4 दिन हो गए, आया ही नहीं, आया ही नहीं। मैं जाके कोर्ट पहुंच गई। मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा और इन्होंने बोला था ये भेज देंगे, और मैंने कि मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ, ये ये ऑयल नहीं भेज रहे। तो कोर्ट ये चीज़ कहेगा जो आपने एग्रीमेंट करा है ये सर्टेन टर्म्स नहीं है, सामने वाले को ये तो बताओ पहले कि कौन से ऑयल चाहिए, कोई सर्टेन टर्म बताओ या ऐसी टर्म्स जो कि उनका मतलब हो सकता है सर्टेन। जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं कि भैया अगर इट्स बेसिकली वेजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं कि जो फ्यूचर में काइंड ऑफ बेट कि फ्यूचर में अगर ये चीज़ हो गई तो मैं तुझे पैसे दूंगा, देख लेना परसों बारिश होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स होते हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि ये लीगल बात नहीं होती, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, सर्टेन टर्म्स नहीं है ये। हो सकता है बारिश हो, नहीं हो, पता नहीं, तो ये सर्टेन टर्म्स नहीं है। और जब तक कोई भी टर्म अनसर्टेन होगी तब तक भी कोई भी भाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। 8th है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे जिसको कि आपका लॉ वॉइड बताता हो, ठीक है। दैट इज़ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर आप किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी से सामान खरीद रहे हो, आपने जाके किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो दो कंपनीज जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कमर्शियल जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लोग ऑन पेपर होने चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई ऐसी बात कह रहे हो कि जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, तो आप उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करिए। प्रॉपर साइन होने चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, एक लॉयर बुलाओ, प्रॉपर तरीके से वो ड्राफ्ट करेगा, और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप उन सबको पूरा कीजिए। सो दैट वाज पार्ट 1। आगे धीरे धीरे मैं फटाफट धीरे तो नहीं कहूँगी, मैं जल्दी कोशिश करूँगी मैं और जल्दी लेके पार्ट्स आ पाऊँ कॉन्ट्रैक्ट के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।